Hi, welcome back to the happenings. Today we discuss about tokenization of debit and credit cards. Uh, My name is आशीष कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है तो ये कौन कौन से के अंडर में आएगा? इकोनॉमिक्स में आएगा, मेंस पेपर में। ठीक, दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किसके अंडर में आएगा? इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चेंज होंगे एंड दियर इफेक्ट्स, और उनके क्या क्या इफेक्ट होंगे किस पे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें ये टोकनाइजेशन टॉपिक के अंडर में आएगा। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो आगे बात करते हैं कि व्हाट शुड अ कार्ड होल्डर डू। कार्ड होल्डर क्या करेगा अंडर टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन के अंडर में? तो उस चीज़ के लिए हम पहले तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर होंगे, ये चीज़ हमें, हमारे पास में एक कार्ड है, कोई मर्चेंट सर्विस है हमारे पास में, तो उसके अंडर में द मर्चेंट इनिशिएट टोकनाइजेशन बाय आस्किंग फॉर योर कंसेंट टू द टोकनाइज द कार्ड। मतलब जो हमारा कार्ड होगा, हम अगर कहीं पे पेमेंट करने जाएंगे तो वो हमसे परमिशन लेगा कि क्या आपके कार्ड को टोकनाइज कर दिया जाए, क्या आपके कार्ड को इसके अंडर रजिस्टर कर दिया जाए। Once you give consent, it sends the tokenization request to the card network। जैसे ही आप लोग उनको ऑथराइज करोगे कि यस हमें टोकन प्रोवाइड किया जाए, तो वहां से आपके कार्ड से उस जो प्लेटफॉर्म होगा, जो नेटवर्क प्लेटफॉर्म होगा, उससे रिक्वेस्ट जाएगी आपके कार्ड के नेटवर्क को कि हमें इस परचेज के लिए एक टोकन चाहिए इस कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, द कार्ड नेटवर्क क्रिएट्स ए टोकन एज अ प्रोक्सी टू द कार्ड नंबर एंड सेंड्स इट बैक टू द मर्चेंट। और आपका जो कार्ड की जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, एक टोकन क्रिएट करेगी और उस टोकन को उस परचेज तक सेंड करेगी। तो इसलिए आपके जो कार्ड का जो रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो हट जाएगा, और एक टोकन के जरिए ये सारा काम होगा। फिर क्या होगा कि फॉर मेकिंग पेमेंट टू ए डिफरेंट मर्चेंट और फ्रॉम ए डिफरेंट कार्ड टोकनाइजेशन टू बी डन अगेन। और अगर आपको ये कोई अलग से पेमेंट करनी है किसी पेमेंट मेथड के थ्रू, तो वो टोकन जो है वो दोबारा से इशू होगा। ठीक है, लेकिन रजिस्टर एक बार ही होगा। ठीक है, द मर्चेंट सेव्स दिस टोकन फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पेमेंट होगी, पेटीएम होगी जो, वो क्या कर रही है, वो आपसे पूछ रही है कि क्या आपके कार्ड को टोकनाइजेशन के लिए भेज दिया जाए, तो आप उसको थराइज करेंगे वो तभी जाएगा। ठीक है, यू अप्रूव ट्रांजेक्शन विद सीसीवी एंड ओटीपी। पहले क्या होता था, हम पहले ये चीज होती थी कि हम पहले ओटीपी जनरेट करते थे। जो सर्वर होता था हमारा, वो क्या करता था, वो एक ओटीपी जनरेट करता था, और ओटीपी के थ्रू ही हमारा जो होता था ऑथेंटिकेशन होता था कि ये जो बंदा है ये वही कार्ड होल्डर है जिसकी जो ये सर्विस लेना चाहता है या ये पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिसाइडेड टू डिफर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। अच्छा, एक बात हो रहा है कि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए है। ठीक है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बाई ए फर्दर 6 मंथ। क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने ये जो टोकनाइजेशन की प्रक्रिया थी उसमें कुछ इरेगुलरिटीज के कारण ये 6 मंथ और फर्दर आगे इंक्रीज कर दिए। ठीक है, मतलब 6 मंथ का वो टाइम प्रोवाइड कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब आरबीआई का क्या डिसीजन हुआ उसे देखते हैं। आरबीआई हैज एक्सटेंडेड टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ऑन फाइल। ठीक है, ट्रांजेक्शन, कार्ड ऑन फाइल ट्रांजेक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है, वेयर कार्ड डिटेल्स जो है वो सेव्ड होती थी बाय द मर्चेंट्स एंड डायरेक्टेड बाय द मर्चेंट्स नोट टू स्टोर कार्ड डिटेल्स इन देयर सिस्टम फ्रॉम जनवरी 1 2022। कहने की बात यह है कि फ्रॉम जनवरी 1 2022 से जो आरबीआई ने पहले इशू किया था कि आप लोग किसी भी कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर सकते हैं, हर एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म को ये चीज बोल दी गई थी। ठीक है, अब उस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द 6 मंथ, जैसा कि हमने पहले जाना है। द COF कार्ड ऑन फाइल ट्रांजेक्शन इज वन इन विच ए कार्ड होल्डर हैज ऑथराइज्ड ए मर्चेंट टू स्टोर हिज और हर मास्टर कार्ड और वीजा पेमेंट डिटेल्स एंड टू बिल द स्टोर्ड अमाउंट। मतलब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप लोग क्या करते थे, अपनी डिटेल सेव कर लेते थे, और उसके बाद में क्या होता था, बस आपको एक सीवीवी डालना होता था और एक ओटीपी आता था आपके पास में। कुछ में तो ये ओटीपी भी नहीं आता था, वो डायरेक्ट ही कट जाते थे। तो अब क्या हो गया कि अब
वो टोकन जनरेट करना होगा, जिस कारण से ये वाला जो सीन है, ये वाली चीज हट जाएगी। ठीक है। ई कॉमर्स कंपनीज एंड एयरलाइंस एंड सुपरमार्केट चेन्स ऑफन स्टोर एंड कार्ड डिटेल्स। वो जितने भी हैं, ये ई कॉमर्स कंपनी होगी, एयरलाइंस होगी या सुपरमार्केट होगी, आप जब भी इनमें कोई पेमेंट करते थे तो ये क्या करते थे, आपकी कार्ड डिटेल को सेव कर लेते थे। ठीक है, सेव कर लेते थे वो आपकी कार्ड डिटेल को। तो जानते हैं कि ये जो टोकनाइजेशन है ये क्या है, टोकनाइजेशन आखिर है क्या। तो टोकनाइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड ए टोकन। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आपके ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स होती थी, उसको भी एक अल्टरनेटिव कोड में तब्दील किया जाएगा। ठीक, कोड में तब्दील किया जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, टोकन बोल रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या हुआ कि दिस टोकन इज यूनिक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड टोकन रिक्वेस्टर द एंटिटी दैट एक्सेप्ट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर फॉर टोकनाइजेशन ऑफ ए कार्ड एंड पासिस इट ऑन टू द कार्ड नेटवर्क टू इशू ए टोकन एंड द डिवाइस। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि अब क्या होगा कि आपको ये जनरेट करनी पड़ेगी, हर बार एक टोकन मिलेगा जिसके थ्रू ये बाईपास होगा। मतलब अब आपकी जो डिटेल्स होंगी वो सेव नहीं होंगी इसके तहत। ठीक है। अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होंगे टोकनाइजेशन के। पहला बेनिफिट तो यही होगा कि ट्रांजेक्शन की सेफ्टी आएगी। ठीक है, टोकनाइजेशन रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड अराइजिंग फ्रॉम शेयरिंग कार्ड डिटेल। मतलब अब आपको जो है अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपकी जो होगी ट्रांजेक्शन जो सेफ्टी है वो इंप्रूव होगी। इजी पेमेंट्स होंगे। द टोकन इज यूज्ड टू परफॉर्म कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन एट पॉइंट ऑफ स्कॉल टर्मिनल्स एंड क्यूआर कोड पेमेंट्स। मतलब इजी पेमेंट हो जाएगी। अब आपको कोई कार्ड डिटेल नहीं सेव करनी है, बस आपको एक टोकन जनरेट करना है जिसके तहत वो पेमेंट हो जाएगी, वो शॉपिंग हो जाएगी, जो भी चीज़ करनी है आपको वो अब एक टोकन के तहत हुआ करेगी। डाटा स्टोरेज। ओनली कार्ड नेटवर्क्स एंड कार्ड इशूइंग बैंक्स विल हैव एक्सेस टू एंड कैन स्टोर एनी कार्ड डाटा। ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्ड नेटवर्क्स और कार्ड इशूइंग जो बैंक होंगे, सिर्फ वही आपका डाटा स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। हाउ आर द ट्रांजेक्शन करंटली प्रोसेस्ड। अभी जो है, अभी का क्या सिस्टम है जो भी चल रहा है, देयर आर मैनी प्लेयर्स इन्वॉल्व। बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग वन कार्ड ट्रांजेक्शन टुडे। अब उसमें से देख लो, मर्चेंट सर्विसेज होगी, पेमेंट एग्रीगेटर्स हो गए, इशूइंग बार्ड बैंक हो गए, कार्ड नेटवर्क्स हो गए। इन सब के पास में आपकी जो कार्ड डिटेल है वो रहती है अभी के टाइम पे। इसलिए ये जो बिल जो ये है टोकनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको आरबीआई इसीलिए ला रहा है, क्योंकि आपकी ये जो कार्ड डिटेल है जिससे ये इतने फ्रॉड होते हैं, आपके पास में इतनी कॉल्स भी आती होंगी, वो सब चीज को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैपेंस ऑन ए मर्चेंट प्लेटफॉर्म द डाटा इज सेंट टू द पेमेंट एग्रीगेटर। जब भी आप कोई मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेज करते हैं तो आपका जो डाटा है वो पेमेंट एग्रीगेटर को भेजा जाता है। ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर नेक्स्ट सेंड्स द डिटेल्स टू आइदर द इशूइंग बैंक और द कार्ड नेटवर्क। ठीक है। अब देखो, इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क को तो अब भी होगा, टोकन के बाद में भी आपका जाएगा, लेकिन ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है इसके थ्रू जा रहा था वो पहले, अब ये चीज हटा दी गई है। देन इशूइंग बैंक सेंड्स एन ओटीपी एंड द ट्रांजेक्शन फ्लोज बैक। ठीक है, फिर क्या होता था कि ओटीपी आता था, तब आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होता था। अब ये जो है ओटीपी भी हटा दिया गया है, पेमेंट एग्रीगेटर भी हटा दिया गया है, और आपकी डिटेल सिर्फ कार्ड नेटवर्क और इशूइंग बैंक के पास में रहेगी, अदरवाइज और किसी के पास में आपकी डिटेल्स नहीं रहेगी। ठीक है। विच कंपनीज डोमिनेट कार्ड ट्रांजेक्शन इन इंडिया। ठीक है, अब आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कार्ड चलते हैं, मास्टर कार्ड भी है, ठीक है, वीज़ा भी है, रुपए भी है, और एक दो अदर भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये है डाइनर्स क्लब एंड अमेक्स। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो डाटा है, ये हमने इंडस्ट्री से लिया है। ठीक है। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड डोमिनेट द मार्केट इन टर्म्स ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन टुडे। आप देख ही पा रहे होंगे कि मास्टर कार्ड जो है वो 37 से 40% जो है उसके जो कार्ड होल्डर्स हैं वो है, जबकि वीज़ा के 45 है। इसलिए वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों के दोनों डोमिनेट करते हैं हमारी इंडियन मार्केट पर। ठीक है, रुपए का फिर भी कम है, 13% है ओनली, और इसका तो और भी कम है, 2% ही है ओनली। ठीक है। इज द इंडस्ट्री रेडी फॉर इम्प्लीमेंट दिस। ये जो टोकनाइजेशन प्रोसेस है, क्या हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है? तो आंसर है नॉट फुली, मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। दैट इज वाई आरबीआई हैड टू एक्सटेंड, इसलिए ही वो 6 मंथ जो है वो एक्सटेंड कर रहा है हमारा आरबीआई, ताकि जो है सबको टाइम मिल सके उस चीज़ को पूरी तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है।
द इंडस्ट्री करंटली कैन कन्वर्ट COF, ठीक है, इनटू अ टोकेनाइज्ड नंबर। अभी तक बस सिर्फ ये है कि टोकेनाइज्ड नंबर जो है उसमें ही चेंज कर सकते हैं। हाउएवर द रेडीनेस टू प्रोसेस द टोकन इज नेग्लिजिबल, मतलब अभी तक उसको पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी तक सिर्फ टोकेनाइज्ड नंबर मिल सकता है हमें, ठीक है, और आगे का जो प्रोसेस है उसको मतलब फुल प्रोसेस जो है वो काम नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ बैंक्स आर रेडी विद द प्रोवाइजिंग ऑफ टोकन्स ऑन वीजा, क्योंकि हमें पता है कि वीजा का ऑलरेडी 45% है कार्ड होल्डर, तो वीजा ने तो ये चीज चलो कर दी है, 90% तक हो सकती है ये। ओनली 25 to 30% ऑफ बैंक्स आर रेडी ऑन मास्टर कार्ड्स, ठीक है। अब जो मास्टर कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका नंबर सिर्फ इतना है 25 to 30%, जो कि काफी कम है, ठीक है। अब आप खुद देख लो 90% जो हम वीजा के हैं वो ग्रेटर देन ही होगा अगर हम 25 to 30% देखें जो मास्टर कार्ड्स के होल्डर हैं, और मास्टर कार्ड इस चीज को लागू करने में अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तो जिस कारण आरबीआई को ये चीज जो है, ताकि इंडस्ट्री में फुल्ली रेगुलेट हो सके ये टोकनाइजेशन प्रोसेस, इसलिए इसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखते हैं कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इफ द इंडस्ट्रीज इजंट रेडी, अगर वो इंडस्ट्री जो है हमारी वो रेडी नहीं हुई है, सेवरल बिजनेस मॉडल्स वुड बी इम्पैक्टेड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो आजकल जो हैं हमारे पेमेंट गेटवेज हो गए, ठीक है, उनके थ्रू ही उनका पेमेंट हो रहा है अभी तक भी, तो वो तो इफेक्ट हो जाएंगे अगर ये टोकनाइजेशन प्रोसेस अगर ये पूरी तरीके से काम में नहीं आ पाया है। ई मैंडेट्स रिकरिंग पेमेंट्स विल स्टैंड इनफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से जो ई मैंडेट्स हैं वो इनफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। कार्ड ईमीआईज अमाउंट अकाउंट फॉर 25% ऑफ द ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल्स, दैट ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। जो हमारे पास में अगर ये वाली जो चीज़ है वो इम्पैक्ट होती है बिजनेस पे, क्या इम्पैक्ट होगा कि जो कार्ड EMI का जो ऑप्शन होता है वो 25% ऑनलाइन ई कॉमर्स को स्केल करता है, मतलब इतना पार्ट वो जो है 25% EMI के थ्रू होता है हमारा, तो वो जो चीज़ है वो नो लॉन्गर रहेगी, अब वो अब नहीं रहेगी, ठीक है, अवेलेबल नहीं होगी। कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर्स बाय बैंक्स विल बी इम्पैक्टेड, जो कैशबैक और डिस्काउंट के जो ऑफर आते हैं, आपने देखा होगा कोई कोड लगा के आपको 40% डिस्काउंट मिल गया या कुछ भी मिल गया, तो वो जो चीज़ है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है, इस ये चीज़ है। अब उसके बाद में देखें कि ए यूजर मे नॉट बी अबेल टू यूज मास्टर कार्ड सेव्ड कार्ड्स ऑन अ मर्चेंट प्लेटफॉर्म टू मेक अ ट्रांजेक्शन एंड विल हैव टू एंटर द कार्ड डिटेल्स एवरी टाइम अ ट्रांजेक्शन इज मेड, ठीक है। अगर ये चीज़ पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, जैसा हमने बताया था कि मास्टर कार्ड जो है वो सिर्फ 25 से 30% तक ही ये सर्विस जो है लागू करने में सक्षम है, तो ये पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि ये मास्टर कार्ड के जितने भी कार्ड होल्डर्स होंगे वो इफेक्ट होंगे इस चीज़ से, ठीक है, उन पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? अब आधे लोग कर पा रहे हैं, आधे लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी देश की जनसंख्या वो कुछ कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ से इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है। दिस कुड बी द सेम फॉर सम वीज़ा कार्ड्स, अब वीज़ा कार्ड के लिए भी है, क्योंकि वीज़ा कार्ड सिर्फ 90% को कवर कर रहा था, तो जो बचे हुए 10% हैं उन पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, उन जो बैंक उस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे उन पर तो फर्क पड़ेगा ही, उन कस्टमर्स पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। द न्यू सिस्टम, जो न्यू सिस्टम है टोकनाइजेशन का, इज ए मच बिगर डिस्ट्रप्शन टू द वे डिजिटल पेमेंट्स विल हैंसफोर्थ बी प्रोसेस्ड, जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स हैं जैसे कि फोन पे हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, जी पे हो गया, ये सब चीज़ों पर भी कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा इस चीज़ के बाद में, ठीक है, या उनमें बहुत कुछ चेंजेस होंगे हमारे पास, ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि जो पेमेंट है वो स्मूथ तरीके से टोकनाइजेशन प्रोसेस से सक्षम हो सके, ठीक है, वो पूरी तरीके से हो सके। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम एंड द एबिलिटी टू प्रोसेस इज वन पार्ट, ठीक है। अब देखो पहले तो ये सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बनेगा, मतलब बनेगा ये पहले तो, फिर उसके बाद में हमें ये टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्यों बिना टेस्ट करे ये क्या होगा, सफल हो पाएगा, सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो तभी पता लगेगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है इम्प्लीमेंट करने का उसको, कि सभी पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके, वो चीज़ एक लास्ट प्रोसेस है। द इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स टू टेस्ट द परफॉर्मेंस एंड सक्सेस रेट ऑफ द टोकनाइजेशन सॉल्यूशन, जैसा मैं बता रहा था कि हमें ये टेस्ट जरूर करना पड़ेगा कि इससे कुछ फायदे ही हो रहे हैं, इसका कुछ नुकसान तो नहीं है, और अगर कोई इरेगुलरिटीज आती हैं तो उनका सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, उनमें सॉल्यूशन होने के बाद में ही उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना सही रहेगा। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, थैंक यू। और आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।